नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक बनता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने एक व्यूअर के कमेंट को पढ़ रहा हूं और उसी कमेंट के आधार पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको इस कमेंट के आधार पर ये बताऊंगा कि अगर आपकी अपनी ज़मीन है और आप उस पर एक लेआउट अप्रूव्ड करा के कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं, लीगल कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं, प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया है और क्या प्रावधान है, कैसे आप एक लीगल कॉलोनी या अप्रूव्ड कॉलोनी अपनी ज़मीन पर बना सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के पास भी प्रदेश में कहीं पर भी अपनी ज़मीन है, उस ज़मीन पर अगर वो अप्रूव्ड कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं तो उसके क्या प्रावधान है, क्या नियम है, विस्तार से इस वीडियो में मैं इस पर चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सारे लोगों के लिए, जो लोग एक सपना बनाए बैठे हैं कि मैं एक ज़मीन खरीदूंगा या मेरी अपनी ज़मीन है और उस पर मैं अप्रूव्ड कॉलोनी बनाऊंगा और एक बिल्डर की तरह से काम करूंगा। हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम है विवेक तोमर 86। विवेक जी ने एक कमेंट के माध्यम से पूछा है, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इन्होंने कहा है अपनी खुद की ज़मीन पर अप्रूव्ड लाइसेंस कॉलोनी के बारे में वीडियो बनाएं, काफ़ी लोगों की जानकारी बढ़ेगी। बहुत अच्छा कमेंट किया है तोमर साहब ने। मैं इनको एक बार इनकी प्रशंसा करूंगा, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि इसमें काफ़ी लोगों के आंसर या उत्तर इसके जवाब में छुपे हुए हैं। तो अब मैं विस्तार से इसके बारे में बताता हूं कि अगर आपकी अपनी ज़मीन है प्रदेश में कहीं पर भी, तो उसमें आपके लिए क्या संभावना है कि आप उस पर एक अप्रूव्ड लेआउट वाली कॉलोनी बना सकते हैं, या आपकी ज़मीन पर कैसे अप्रूवल होगा लेआउट का, आप एक कैसे बिल्डर के रूप में काम कर सकते हैं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में दो तरह की ज़मीनें आप मोटे रूप में मान सकते हैं होती हैं। नंबर एक वो ज़मीनें जिनको हम कहते हैं प्लानिंग एरिया। नंबर दो वो ज़मीनें जो नॉन प्लानिंग एरिया या प्लानिंग एरिया के बाहर है। अब बात करते हैं कि प्लानिंग एरिया क्या होता है। दोस्तों, प्लानिंग एरिया वो एरिया होता है या वो भूमि होती है जहां पर मास्टर प्लान लागू होता है, चाहे वो कोई विकास प्राधिकरण हो, चाहे विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हो, चाहे कोई रेगुलेटेड एरिया हो। जहां पर भी सरकार ने मास्टर प्लान लागू कर दिया है, वहां पर मास्टर प्लान के अंतर्गत दर्शाए गए जो भू उपयोग हैं उनके अनुसार ही क्रियाएं अनुमन्न होती हैं या उनके अनुसार ही नक्शे पास किए जाते हैं। तो जहां पर भी प्रदेश में कोई मास्टर प्लान लागू है वो सारे क्षेत्र प्लानिंग एरिया कहलाते हैं। और प्लानिंग एरिया के इतर, मतलब आउट ऑफ प्लानिंग एरिया या अदर देन प्लानिंग एरिया जो भी क्षेत्र हैं वो सारे नॉन प्लानिंग एरिया आप उनको कह सकते हैं। मतलब वहाँ पर कोई पहले से निर्धारण नहीं है कि आप किस जगह पर कौन सी क्रिया करेंगे। वहाँ पर क्रिया आप कोई भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको जो भूमि है उस पर कृषि उपयोग नहीं होना चाहिए, खेती वाली ज़मीन नहीं होनी चाहिए। कृषि भूमि को गैर कृषक कराकर आप किसी भी स्थान पर कोई भी क्रिया कर सकते हैं। नॉन प्लानिंग एरिया में ये तय नहीं होता है कि यहाँ पर आप आवासीय है तो आवासीय बनाएंगे या कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल ही बनाएंगे, दूसरी क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई मास्टर प्लान नहीं होता है। मतलब पूर्व से निर्धारित कोई भी भूपयोग नहीं है। वहाँ कृषि भूमि को गैर कृषक करा के धारा 80 के अंतर्गत आप अपने आवश्यकता अनुसार कोई भी भूप्रयोग का या कोई भी क्रिया का नक्शा पास करा सकते हैं। उसको हम कहते हैं नॉन प्लानिंग एरिया या प्लानिंग एरिया से बाहर का क्षेत्र। तो अब इन दोनों प्लानिंग एरिया और नॉन प्लानिंग एरिया में अगर आपकी ज़मीन है तो नक्शा कैसे पास होगा, लेआउट कैसे पास होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आप एक अप्रूव्ड कॉलोनी के रूप में, बिल्डर के रूप में काम करके अपने प्लॉट्स बेच सकें। पहले राउंड में बात करते हैं प्लानिंग एरिया के अंतर्गत। दोस्तों, प्लानिंग एरिया के अंतर्गत अगर आपकी ज़मीन है और आप उस पर लेआउट अप्रूव्ड करा के, कहाँ से, प्लानिंग एरिया का जो रेगुलेटर है, जो उसका अधिकारी है, जो उसका सक्षम प्राधिकारी है, जैसे कि विकास प्राधिकरण है तो उसका जो उपाध्यक्ष है वहाँ से करा सकते हैं, या रेगुलेटेड एरिया है तो उसका जो सक्षम प्राधिकारी है उसके यहाँ से पास करा सकते हैं। लेकिन प्लानिंग एरिया के अंतर्गत नक्शा या लेआउट पास कराने के लिए, ज़मीन है तो भूमि का विकास करेंगे तो लेआउट ही पास कराना पड़ेगा प्लॉटिंग करने के लिए।
तो आपको 3 चीज़ें आवश्यक हैं जिनके बिना आपके लेआउट का कोई भी टुकड़ा या कोई भी जमीन का टुकड़े का लेआउट पास नहीं होगा। नंबर 1, आपकी जमीन का लैंड यूज या भू उपयोग उस प्लानिंग एरिया का जो मास्टर प्लान है, जैसे कोई विकास प्राधिकरण है तो उस विकास प्राधिकरण का जो मास्टर प्लान है उसके अंदर उस भूमि का जो आपकी स्वामित्व की है उस भूमि का भू उपयोग या लैंड यूज आवासीय होना चाहिए। क्योंकि आप प्लॉटिंग करेंगे, आवासीय भूखंड बेचेंगे तो बिना आवासीय भू उपयोग के आप वहां पर कोई भी प्लॉटिंग नहीं कर सकते। हाँ, इसके अलावा अगर आप कॉमर्शियल भूखंड बेचना चाह रहे हैं तो उस भूमि का भू प्रयोग कॉमर्शियल होना चाहिए। इंडस्ट्रियल भूखंड बेचना चाह रहे हैं तो उस भूमि का भू प्रयोग इंडस्ट्रियल होना चाहिए। मतलब प्लॉटिंग आप आवासीय प्लॉटिंग के भी कर सकते हैं, कॉमर्शियल का भी कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल का भी कर सकते हैं, या अन्य भू उपयोग की भी प्लॉटिंग कर सकते हैं। लेकिन जिस उपयोग के लिए प्लॉट काटेंगे, आवासीय कॉलोनी बनाएंगे तो आवासीय भू उपयोग होना चाहिए, कॉमर्शियल करेंगे तो कॉमर्शियल होना चाहिए। अन्य जो भी भू उपयोग के प्लॉट काटेंगे वो भू उपयोग आपके मास्टर प्लान में उस भूमि का निर्धारित होना चाहिए। मतलब जिस भू उपयोग की भूमि आपकी होगी उसी भू उपयोग का लेआउट आपका पास होगा। भू उपयोग निर्धारित होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होगा कि भू उपयोग कृषि है और आप उसमें आवासीय प्लॉटिंग कर दें, वो नहीं संभव है। प्लानिंग एरिया के अंतर्गत केवल मास्टर प्लान में दर्शाया गया भू उपयोग ही लागू होता है। धारा 80 कराने से वो कृषि भूमि प्लानिंग एरिया के अंतर्गत गैर कृषक हो जाएगी, लेकिन तब भी उस पर भू प्रयोग आवासीय नहीं होगा, कृषि ही रहेगा। आवासीय भूप्रयोग या कोई भी भूप्रयोग वही माना जाएगा जो उस शहर के मास्टर प्लान में निर्धारित है। धारा 80 कराने या ना कराने का प्लानिंग एरिया के अंतर्गत कोई उपयोग नहीं है लेआउट पास करने के दृष्टिकोण से। तो पहला बिंदु हो गया आपका लैंड यूज परमिट करना चाहिए, लैंड यूज अनुमन्य उपयोग के अनुसार होना चाहिए। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, आपकी भूमि किसी सरकारी सड़क पर स्थित होनी चाहिए जिस सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होना आवश्यक है। जो आपकी जमीन है वो किसी सरकारी सड़क पर स्थित होना चाहिए। मतलब एक पैर अगर आपका सरकारी सड़क पे है तो आपके शरीर का दूसरा पैर अगर कदम बढ़ाते हैं तो आपकी जमीन पे आता है। ऐसी जमीन सरकारी सड़क के मुख्य मार्ग पर मानी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि मेन रोड जा रही है उससे 100 मीटर दूर अंदर लिंक रोड पर आपकी जमीन है और आप कहते हैं कि हमारे सरकारी सड़क पर नहीं है। नहीं, आपकी जमीन मुख्य रूप से एकदम लगी हुई होनी चाहिए सरकारी सड़क पर। एक पैर अगर एक कदम आपका आपकी जमीन पे है तो दूसरा कदम सड़क पे आ जाए, इसी को हम कहते हैं फेसिंग टू मेन रोड या गवर्नमेंट रोड। आपकी भूमि नंबर 1 आवासीय भूप्रयोग या जो जिस भूप्रयोग में करना चाह रहे हैं उस भूप्रयोग के अनुसार अनुमन्यता होनी चाहिए। नंबर 2, आपकी भूमि सरकारी सड़क पर स्थित होना चाहिए और उस सड़क की न्यूनतम चौड़ाई आवासीय भूमि के लिए, आवासीय लेआउट के लिए न्यूनतम 9 मीटर और गैर आवासीय के लिए बिल्डिंग बायलॉज में दिए गए प्रावधान के अनुसार लेकिन न्यूनतम 12 मीटर होनी चाहिए। 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर आपका गैर आवासीय भूखंडों का लेआउट पास नहीं होगा और 9 मीटर से कम चौड़ी सरकारी सड़क होने के पर आपका कोई आवासीय लेआउट स्वीकृत नहीं होगा। 2 बिंदु आपको बता दिए। और तीसरा बिंदु ये है कि आपकी भूमि का जो स्वामित्व है उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई सरकारी भूमि शामिल नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी जमीन जो है निर्विवाद स्वामित्व की होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी अन्य विभाग की सरकारी भूमि शामिल नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों बिंदुओं का पालन होगा, लैंड यूज परमिट करेगा नंबर 1, सड़क की चौड़ाई निर्धारित मानकों के अनुसार होगी और मुख्य सड़क जो है सरकारी सड़क होगी। क्योंकि जिस सड़क पर वो भूमि स्थित है लेआउट पास करने से पहले जिस विभाग की वो सड़क होगी उस विभाग से आपको एनओसी लाकर देनी पड़ेगी कि सड़क जिस विभाग की है वो विभाग आपको अप्रोच दे रहा है या नहीं दे रहा है, या आपको पहुंच मार्ग देगा, या उस सड़क से आप सीधे अपने लेआउट की जमीन पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, या आपकी जमीन सड़क में शामिल तो नहीं है। इस बात की एनओसी उस विभाग से लेनी पड़ेगी, तभी लेआउट पास होगा। 2 बिंदु हो गए। और तीसरी बिंदु जमीन पर स्वामित्व निर्विवाद होना चाहिए। ये 3 बातें पूरी होंगी तब आपकी जो भूमि है वो इस योग होगी, एलिजिबल होगी लेआउट पास करने के लिए। लेकिन इसका मतलब नहीं कि लेआउट पास अभी हो गया, फिर उस भूमि के अंदर जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज में मानक है, इंटरनल रोड्स की चौड़ाई कितनी होगी, कितने % ग्रीन एरिया छोड़ना है, कितने % पार्क छोड़ना है,
या कोई इसमें प्राइमरी स्कूल के मानक हैं जो सुविधाओं के अंतर्गत वो छोड़ने हैं, या कम्युनिटी सेंटर छोड़ना है, पुलिस स्टेशन छोड़ना है, या पोस्ट ऑफिस के लिए जगह छोड़नी है, या अन्य कोई सुविधाओं के मानक हैं, या प्राइमरी से बड़ा स्कूल खोलना है। मतलब जितना बड़ा लेआउट होगा, जितनी ज़मीन ज़्यादा होगी, उसी के अनुसार जो निर्धारित मानक हैं सुविधाओं के, बिल्डिंग बायोलॉजी, उन सुविधाओं के लिए भी आपको स्थान छोड़ना पड़ेगा। सड़कों की चौड़ाई या पार्क और अन्य सुविधाओं के मानक पूरे करने पड़ेंगे, और उन सब मानकों की पूरे होने की जांच जब विकास प्राधिकरण या संबंधित विभाग कर लेगा, फिर आपके लेआउट पास करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, या प्रक्रिया शुरू होगी, और फिर उस पर जो निर्धारित शुल्क हैं शासनादेशों के अनुसार वो आपको जमा कराने हैं। जैसे विकास कार्य या आंतरिक विकास के लिए जो और प्रावधान है वो पूरे करने हैं, तभी आपका लेआउट स्वीकृत हो सकता है। रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल हो जाएगा, कॉमर्शियल है तो कॉमर्शियल हो जाएगा, अगर लैंड यूज कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है तो इंडस्ट्रियल हो जाएगा। ये हो गया कहाँ का, प्लानिंग एरिया के अंतर्गत लेआउट पास कराने का नियम। अब बात करते हैं नंबर 2, नॉन प्लानिंग एरिया, जहाँ पर आपका कोई भी मास्टर प्लान लागू नहीं है। तो जहाँ पर कोई मास्टर प्लान लागू नहीं है वो नॉन प्लानिंग एरिया है, वहाँ पर लेआउट पास कराने के लिए आपको संबंधित विभाग, वहाँ विकास प्राधिकरण तो होगा नहीं क्योंकि मास्टर प्लान के बारे में, वहाँ पर आपको जिला पंचायत से पास कराना पड़ेगा, नगर पंचायत या जो भी रेगुलेटर होगा वहाँ से पास कराना पड़ेगा। वहाँ पर सारी भूमि अगर कृषि भूमि है, क्योंकि वहाँ पर कोई मास्टर प्लान नहीं है, भूमि उपयोग पहले से निर्धारित नहीं होता है। हाँ, कोई सरकारी जमीन या बंजर परती या तालाब, पोखर या चक्रोड या सरकारी भूमि नहीं होनी चाहिए, आपके स्वामित्व की निर्विवाद भूमि वहाँ पर भी होनी चाहिए। तो वहाँ पर अगर आपकी निर्विवाद स्वामित्व की कृषि भूमि है तो आप उसको धारा 80 करा के या धारा 143 करा के गैर कृषक करा लेंगे तो आपका नक्शा पास हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी आपको 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, तभी पास होगा। नंबर 1, वहाँ पर भी अप्रोच होनी चाहिए, सरकारी सड़क उपलब्ध होनी चाहिए जहाँ से आप एंट्री करेंगे। और नंबर 2, आपकी भूमि का स्वामित्व निर्विवाद होना चाहिए, कोई उसके अंदर सरकारी भूमि शामिल नहीं होनी चाहिए। और नंबर 3, सड़क की चौड़ाई भी निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए, और उस सड़क के विभाग से भी आपको अप्रोच रोड के रूप में वो मान करेगा विभाग या नहीं करेगा। आपके लेआउट की ज़मीन पर आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, या आपकी स्वामित्व की ज़मीन में सड़क की ज़मीन तो शामिल नहीं है, इस बात की जांच करके आपको एनओसी देगा वो विभाग, जिस विभाग की सड़क है जहां पर आप अपना लेआउट या जहां पर आपकी ज़मीन उपलब्ध है। और इसके अलावा अन्य मानकों के लिए भी, अन्य आवश्यकताओं के लिए भी एनओसी डिफरेंट विभागों से आपको लानी पड़ सकती हैं। जैसे भूमि के निर्विवाद स्वामित्व के लिए आपको तहसील से या एसडीएम से एनओसी लेनी पड़ सकती है, या पानी की व्यवस्था के लिए या बिजली की व्यवस्था के लिए संबंधित बिजली विभाग से या प्रदूषण और पर्यावरण विभाग से भी एनओसी आपको लेनी पड़ सकती है, लेनी पड़ेगी। इसी तरह विकास प्राधिकरण या प्लानिंग एरिया के क्षेत्र में भी सड़क की एनओसी के अलावा अन्य विभागों से भी एनओसी लेनी पड़ेगी, प्रदूषण विभाग से, पर्यावरण विभाग से, फायर विभाग से। कोई बिजली की लाइन का प्रावधान तो नहीं है या कोई हाई टेंशन लाइन आपकी जमीन से नहीं जा रही है तो संबंधित बिजली विभाग से एनओसी भी लानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये सूक्ष्म रूप में मैंने आपको बताया कि अगर आपकी अपनी ज़मीन है प्रदेश में कहीं भी, तो आप अपनी ज़मीन पर लेआउट कैसे पास करा सकते हैं, आप प्लॉटिंग कैसे कर सकते हैं, इसके आपको सूक्ष्म में जानकारी दी। और जब लेआउट पास करेंगे तो इंटरनल रोड्स के बारे में और अन्य आवश्यकताओं के बारे में भी आपको प्रावधान अपने लेआउट के अंतर्गत करने पड़ेंगे। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।